आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे बताना जा रहा हूँ, जो आप सुनकर, देखकर हैरान हो जाओगे। बात करते हैं लंदन के शहर की। ऐसा केस आपने कभी भी नहीं देखा होगा। आगे बने रहें, केस आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। सपोर्ट माय चैनल प्लीज़ गाइस, आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना? नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 29 अप्रैल 2026 को लंदन के गोल्डर्स ग्रीन में हुई उस घटना की जिसने सबको चौंका दिया। हमारा मकसद सिर्फ इस ब्रेकिंग न्यूज़ को एक आम खबर की तरह दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के है ऐतिहासिक डेटा, आधिकारिक रिपोर्टों और असल ज़मीनी हकीकत को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे गोल्डर्स ग्रीन हमले से, फिर देखेंगे कि कैसे पूरे ब्रिटेन में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, असल डेटा क्या कहता है, सरकार और पुलिस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और सबसे जरूरी बात, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। भाग 1, द गोल्डर्स ग्रीन अटैक। अब 29 अप्रैल 2026 की इस घटना की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। सुबह 11:16 पर पुलिस और एम्बुलेंस को एक चाकूबाजी की खबर मिलती है। सड़क पर दो यहूदी नागरिकों पर हमला किया गया था, जिनकी उम्र 70 और 30 के आसपास थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है वहाँ के लोगों का तुरंत एक्शन लेना। कुछ ही मिनटों के अंदर करीब 11:20 पर स्थानीय शोमरीम वॉलंटियर्स और निहत्थे पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध को पकड़ लिया। इसके बाद उसी दिन दोपहर 3:18 पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसे एक आतंकवादी घटना घोषित कर दिया। अब इस हमले की कुछ और बारीकियां समझते हैं। हमलावर 45 साल का एक शख्स था, जिसका हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक लंबा पुराना रिकॉर्ड रहा है। गिरफ्तारी से ठीक पहले उसने पुलिस पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उसे टेजर करना पड़ा। उस वक्त पुलिस को यह भी शक था कि कहीं उसने कोई विस्फोटक तो नहीं छिपा रखा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सामने आई, वो ये थी कि ईरान से जुड़े एक समूह हरकत असहाबुल अमीन अल इस्लामिया ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को हम मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर सर मार्क राउली के इस आधिकारिक बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ये हमारे यहूदी समुदायों के खिलाफ हिंसा का एक और भयानक कृत्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का यहूदी विरोध नफरत और चरमपंथी विचारधाराओं से ही पनपता है। यानी पुलिस भी इसे सिर्फ एक आम अपराध की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी वैचारिक समस्या के तौर पर देख रही है। भाग 2, पूरे ब्रिटेन में बढ़ती घटनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि ये हमला अचानक से शून्य में नहीं हुआ था। हाल ही में हुए लक्षित हमलों का पूरा एक पैटर्न दिखाई देता है। शुरुआत होती है अक्टूबर 2025 से, जब मैनचेस्टर में योम किपुर के दौरान एक भयानक हमले में 2 लोगों की जान चली गई। फिर मार्च 2026 में नॉर्विच के एक स्कूल फुटबॉल मैच में यहूदी विरोधी गालियां दी गईं। उसी महीने की 23 तारीख को लंदन में स्वयंसेवकों की एक एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। और फिर 15 अप्रैल 2026 को फिंचले सिनेगॉग में आग लगाने की कोशिश की गई। ये पूरा घटनाक्रम वाकई में एक बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करता है। भाग 3, आंकड़ों को समझना। अब इन आंकड़ों को देखिए, जो तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। कम्युनिटी सिक्योरिटी ट्रस्ट यानी सीएसटी के मुताबिक 2022 में 1662 घटनाएं दर्ज की गई थी, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा अचानक एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है और सीधे 4296 घटनाओं तक पहुंच जाता है। ट्रैकिंग के इतिहास में 2023 सबसे ज्यादा घटनाओं वाला साल था। फिर 2024 में यह संख्या 3582 रही, जो 2023 से थोड़ी कम जरूर है, लेकिन ऐतिहासिक मानकों से अभी बहुत ज्यादा है। अब इस जानकारी में जो बात वास्तव में दिलचस्प है, वो ये है कि 2025 में दर्ज की गई घटनाएं 3700 थीं। ये हमें बताता है कि 2023 में जो भारी उछाल आया था, वो कोई एक साल का अपवाद नहीं था। व्यवस्थित ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से 2025 अब तक का दूसरा सबसे बड़ा साल बन गया। इसका मतलब है कि ये घटनाएं लगातार उन स्तरों पर बनी हुई हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। आखिर ये नफरत वैचारिक रूप से आग कहाँ से रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट फॉर जूइश पॉलिसी रिसर्च और सीएचटी के शोध के मुताबिक इसके 3 मुख्य वैचारिक स्रोत हैं। पहला, सुदूर दक्षिणपंथी या फार राइट, जो अक्सर होलोकॉस्ट से इनकार करने और साजिश के सिद्धांतों से जुड़े होते हैं। दूसरा, इस्लामवादी या मुस्लिम चरमपंथी, जिनका उभार अक्सर मध्य पूर्व में होने वाले तनावों से जुड़ा होता है। और तीसरा, सुदूर वामपंथी या जायोनी विरोधी समूह, जो अक्सर इजराइल राज्य की नीतियों और आम यहूदी लोगों को एक ही मान लेने की गलती कर बैठते हैं। भाग 4, आधिकारिक प्रतिक्रिया। इन सब के बीच सरकार और पुलिस भी कई ठोस कदम उठा रही है। सिनेगॉग और स्कूलों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए होम ऑफिस की तरफ से 65.2 मिलियन पाउंड का सुरक्षा अनुदान दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में यहूदी विरोध से लड़ने के लिए अलग से 7 मिलियन पाउंड आवंटित किए गए हैं। साथ ही एक अनिवार्य हॉलोकॉस्ट शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा भी की गई है और स्कूलों और कॉलेजों में एंटी सेमिटिज्म को लेकर एक स्वतंत्र जांच भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के इस सख्त रवैये को हम सर मार्क राउली के एक और अहम बयान में देख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप नफरत, नस्लवाद या यहूदी विरोध के कारण कोई कदम उठाते हैं, तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे और आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक खोखली चेतावनी नहीं थी। इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गोल्डर्स ग्रीन हमले से कुछ हफ्ते पहले ही यहूदी समुदाय को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भाग 5, समुदाय पर प्रभाव। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन सारे आंकड़ों और सरकारी कदमों के बीच समुदाय के भीतर जमीनी स्तर पर क्या महसूस किया जा रहा है। गोल्डर्स ग्रीन के एक स्थानीय निवासी बारुख स्टर्न के इस सीधे बयान को देखिए। वे गहरी चिंता के साथ पूछते हैं, क्या यूके यहूदी लोगों के लिए सुरक्षित है, या क्या ये ऐसा कुछ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए? क्या हमें यहां से चले जाना चाहिए? चाकूबाजी की इन घटनाओं के बाद समुदाय के भीतर फैला ये खौफ वाकई बहुत वास्तविक और स्पष्ट है। और ये हमें इस बेहद चौंकाने वाले डेटा पॉइंट तक लाता है, केवल 48%। जून 2024 के एक पोल के मुताबिक ब्रिटेन में रहने वाले आधे से भी कम यहूदी नागरिक अब यूके में खुद को वेलकम या स्वागत योग्य महसूस करते हैं। इसी शोध से यह भी पता चला कि बढ़ती शत्रुता के कारण लगभग आधे ब्रिटिश यहूदियों ने देश छोड़ने पर विचार तक किया था। जरा सोचिए, एक समाज के तौर पर यह आंकड़ा अपने आप में कितनी बड़ी बात कहता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या नागरिक समाज नफरत में आई इस अभूतपूर्व वृद्धि का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है? पुलिस, सुरक्षा बल और सरकार तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या समाज के स्तर पर हम इस वैचारिक खाई को पाटने और सभी के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए तैयार हैं? ये ऐसे आंकड़े हैं जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इसे गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।